हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में BHIC 105 जो कि है भारत का इतिहास 3, इनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो। आइए देखते हैं, पहले प्रश्न देख लेते हैं किन किन प्रश्नों पर चर्चा करना है, उसके बाद हम उन प्रश्नों को अच्छे से विश्लेषण करेंगे। देखिए, हम जो आज है टिप्पणी लिखने वाला या लघु श्रेणी प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में 6 अंकों का पूछ लिया जाता है और इसे 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। 100 शब्दों में कम से कम आप इसे लिखना पड़ेगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 6 नंबर का रहता है। तो आ जाइए हम 5 लघु श्रेणी प्रश्न जो टिप्पणी लिखने वाला था उनको देखते हैं। देखिए, पहला है सामंतवाद पर पुनर्विचार पे टिप्पणी लिखना है जो आपके 6 नंबर का रहेगा और 100 शब्दों में से लिखना होगा। दूसरा है साहित्य और नाटक। तीसरा है भारतीय परंपरा में प्रसार, किस तरह से प्रसार हुआ वो। उसके बाद है चौथा है अख आक्रमणों की सांस्कृतिक प्रभाव, किस तरह से पड़ा। उसके बाद चचनामा। ये 5 प्रश्न है और 5 प्रश्न आपको, एक प्रश्न जो है 6 नंबर का रहता है और इसे 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि देखिए, हम इसमें जो है टिप्पणी लिखने वाला 100 शब्दों में ही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताने के बाद देखिए होता क्या है कि आप यदि किताब पढ़े हैं तो आपका एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये ऐसे लिखना है। तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि यदि आप पढ़े हैं तो हो सकता है, यदि नहीं पढ़े हैं तो आपको मिल जाएगा कि आपको इसमें लिखना यही है। तो आपको दोनों के लिए होगा कि जो पढ़े हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको एक वर्ड मिल जाएगा इसमें किस तरह से लिखना। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके इन प्रश्नों को। देखिए, सामंतवाद पर पुनर्विचार। देखिए, यद्यपि सामंतवाद संबंधी बहस में सामंतवाद की धारणा की सार्वभौमिकता संबंधी सिद्धांत कथन पर हर इतिहासकार द्वारा अपने स्वतंत्र विचार रखे गए और इसी के साथ भारतीय ऐतिहासिक प्रमाणों के प्रश्न पर आलोचकों का दौर शुरू हुआ। शुरू R.S. शर्मा एक इतिहासकार है, इसके अनुसार कि मुख्य रूप से कड़ी आलोचना हुई, अतः उन्होंने अपने पहले दृष्टिकोण पर पुनर्विचार किया और भारतीय सामंतवाद के विषय को काफ़ी परिष्कृत किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लेख हाउ फेड्यूल वाज इंडियन फेडरलिज्म इसमें कहा था कि, आइए आगे देखते हैं, बता देते हैं इसमें क्या कहा गया था। देखिए, आप इनको जो है थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। हाउ फेड्यूल वाज इंडियन फेडरलिज्म, ये किनके द्वारा लिखा गया था? ये R.S. शर्मा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था वो आइए बताते हैं। देखिए, में बड़े ही सशक्त एवं शिष्ट रूप में इसका समर्थन भी किया। उनके द्वारा भारत में सामंतवाद के उदय को पूरी तरह से बिचौलियों को भूमि हस्तांतरण में राज्यीय कार्यवाही के परिणाम के रूप में देखे जाने के लिए उनकी आलोचना की गई थी। उन्होंने इसमें किंचित फेरबदल किया और देखिए, पहले जो उन्होंने लिखा था कि सामंत लोग जो थे वह बिचौलिया का काम करते थे और ज़मीन का हस्तांतरण करते थे एक दूसरे के। फिर बाद में उनका आलोचना एक थोड़ा सा फेरबदल करके फिर से आया, तो उन्होंने इसमें किंचित फेरबदल किया और इसके कार्य क्षेत्र को विस्तृत कर उन्होंने सामंतवाद को एक आर्थिक प्रक्रिया के रूप में देखने की कोशिश की जो उनके अनुसार समाज में आर्थिक एवं सामाजिक संकटों के क्रम में विकसित हुआ। बाद में उन्होंने कहा कि सामंतवाद जो थे वो समाज में आर्थिक और सामाजिक संकटों का जो है विकसित कर रहे थे। वो समाज में एक अच्छा व्यवहार कर रहे थे, आर्थिक बढ़ाने के लिए, आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए। देखिए, जिससे लोगों के विचारानुसार कलयुग का प्रारंभ हो गया। आइए दूसरा देखते हैं, साहित्य और नाटक। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न राज्यों में भारत की संस्कृत भाषा का
व्यापक रूप से प्रचार प्रसार था। शासकों द्वारा अनेक शिलालेख जारी किए गए, जो अक्सर पत्थर के स्तंभों और कभी-कभी धातु की प्लेटों पर उत्कीर्ण किए गए। संस्कृत के शिलालेख मुख्य रूप से राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित है। इनके कारण स्थानीय भाषाओं की शब्दावलियों का विस्तार हुआ। जब शिलालेख लिखाया जा रहा था तो इनसे हुआ क्या कि तो जो है स्थानीय भाषाओं का शब्दावली का विकास हुआ था, क्योंकि नए पारिभाषिक शब्द शुरू किए गए। बौद्ध धर्म के आगमन से बौद्ध शिक्षण ग्रंथों की शुरुआत हुई। 8वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के बीच अधिकांश समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया के भागों में इस्तेमाल की जाने वाली कावी लिपि, जो पुरानी जावा की लिपि होती थी, संस्कृत लेखन प्रणाली का एक स्थानीय रूप से संशोधित संस्करण था। इसी तरह संस्कृत और पल्लव लिपियों ने पुरानी बाली की लिपियों के विकास को प्रेरित किया। संस्कृत और पाली भी कुछ राज्यों की आधिकारिक भाषा बन गई, जैसे कि द्वारावाते, श्रीविजया आदि। इन भाषाओं का म्यांमार में 13वीं शताब्दी तक उपयोग किया जाता रहा। 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच स्थानीय भाषाओं जो होती थी मोन और खेमर लिपि ने भी पाली और संस्कृत के शब्दों और ग्रंथों का प्रयोग किया। संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल उनके राजाओं और स्थानीय के नामकरण के लिए भी किया जाता था। तो देख लिया तो साहित्य और नाटक में किस तरह से विकास हुआ या इन पे टिप्पणी लिखने वाला। आइए देखते हैं भारतीय परंपरा में प्रसार किस तरह से हुआ। देखिए, भारतीय परंपरा में प्रसार। इतिहासकारों में इस बात पर कोई एक मत नहीं है इतिहासकारों में कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय परंपराओं का प्रसार दक्षिण भारत से ही था, जैसे कि जॉर्ज क्वेडस, स्टारगट आदि द्वारा प्रतिपादित किया गया था या इसके पश्चिमी भाग या पूर्वी तट से होकर आया था। कुछ विद्वान इस पर बल देते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी एक विशेष क्षेत्र को भारतीय प्रभाव के प्रसार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई अलग अलग राज्यों का शासन था। पूरे उपमहाद्वीप में एक ही संस्कृति का प्रचलन नहीं था। प्रारंभिक मध्यकाल तक हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे विभिन्न धर्मों का विकास हुआ, जो वैष्णववाद, शैववाद, भक्ति, तांत्रिकवाद जैसी अनेक धार्मिक परंपराओं के साथ फल फूल रहे थे। उदाहरण के लिए इंडोनेशियाई राज्य में 5वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से और 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत और पूर्व में बंगाल से भारतीय परंपराओं का आत्मसात किया था। इंडोनेशिया लोग ने भारत की जो संस्कृति थे वो अपनाया था भारत से लेके। तो देखिए, उसके बाद देखते हैं अक आक्रमणों का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको देखते हैं। देखिए, अक आक्रमणों का सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए, हिंदुओं और बौद्धों के उच्च कोटि के नैतिक आचरण भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित हुए। स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों और बौद्धों को शामिल किया। परिणाम स्वरूप शासक और शासित वर्ग के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो गए। अंततः हिंदू संस्कृति ने इस नवशासक वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। चचनामा एक ऐसी पुस्तक है जो सिंध पे जो राजा आक्रमण किया था उनके बारे में ये चचनामा पुस्तक लिखा गया है, जो फारसी में लिखा गया था। देखिए, आगे हम पढ़ेंगे चचनामा के बारे में अलग से। पहले छोटा चीज़ जान लीजिए। चचनामा 1226 AD में फारसी में अली कूफी द्वारा लिखित सिंध के इतिहास का एक प्रमुख ऐतिहासिक लेख है। इसमें सरकार, राजनीति आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के आगमन पर दिए गए विवरणों को औपनिवेशिक और राष्ट्रीय सोच में इस हद तक अधिक महत्व दिया था कि
चचनामा को उपमहाद्वीप में केवल सिंध पर विजय और इस्लाम के आगमन के एक महत्वपूर्ण लेख के रूप में देखा गया। इससे इस मध्ययुगीन स्रोत के बारे में विषम समझ बन पाई। ठीक है, बनी। तो आइए जानते हैं चचनामा। देखिए, चचनामा एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे सिंध पर अरब विजय की विस्तृत जानकारी प्रदान करने का श्रेय दिया जा सकता है। तो फारसी ग्रंथ चचनामा, जो अली कूफी ने 1226 एडी में लिखा था, यह एक विश्वसनीय ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसके लिए यह दावा किया जाता है कि यह इस विजय से संबंधित इतिहास के लुप्त अरबी विवरण का अनुवाद है। चचनामा में 680 से 718 एडी तक सिंध के इतिहास का विवरण है। व्युत्पत्ति के रूप में चचनामा का अर्थ है चच की कहानी। वह सिंध के एक हिंदू ब्राह्मण शासक थे। यह पुस्तक एक फारसी ग्रंथ है जिसे उच्च शहर में लिखा गया था, मतलब कि अच्छे शहर में लिखा गया था जहां राजा निवास करते थे, जो उस काल में सिंध की राजनीतिक राजधानी थी। वर्तमान में यह पाकिस्तान के कराची के बंदरगाह शहर में से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो आइए हम समझा दिए आपको कि टिप्पणी लिखने वाला प्रश्न आपको किस तरह से आते हैं। आप एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको समझ में एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से लिखना है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।